आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निगम में। दोस्तों, हम यूपीएसआई के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और मैथ्स में आपका जो चैप्टर है वो 6 है, एवरेज यानी औसत। और छठी क्लास है, 6th क्लास है आज, जिसको हम पढ़ेंगे। और जो भी लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। और जो भी साथी हैं जो एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अब इतना समय नहीं है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब है कि एक चैप्टर मिनिमम जो है 4 to 5 डेज ले लेता है, 4 से 5 दिन में खत्म होता है एक चैप्टर। तो 4 से 5 दिन की क्लास लेने का तो समय नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से बनाए हुए हैं कि जिसमें कि एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटे ना, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो आज इसी क्रम में चलते हैं एवरेज के पास, यानी औसत। औसत क्या होता है पहले थोड़ा बेसिक जानेंगे, और उसके बाद कम से कम 35 से 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। और बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में मिल जाए। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो लैंग्वेज वही होगी, डिजिट चेंज होंगी केवल। ठीक है। चलिए, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए सीरीज। तो औसत यानी एवरेज क्या होता है, आप लोग बताइए एवरेज क्या होता है। देखो, हाँ, अगर मैं कहूं तो एवरेज जो होता है वो एग्जैक्ट मिड वैल्यू होती है। एग्जैक्ट मिड वैल्यू मतलब ठीक बीच का मान, वो औसत होता है। अब एवरेज का मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम अपॉन नंबर मतलब पदों की संख्या बटे पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम है योग और नंबर है संख्या। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी नंबर हैं, उनका सभी का टोटल कर लेंगे और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, है ना। जो सीरीज हैं वहां से क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है आपका ये, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और आया हुआ भी है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर है, कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताओ आप लोग। देखो मैं समझाता हूं। हमसे कहा गया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है। और कहां तक, 100 तक, 100 तक। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या लिख गई है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज निकालना है मुझे, लगातार कोई सीरीज लिखी हुई है, तो जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अगर कोई भी सीरीज कंटिन्यू है तो आपको ना तो योग निकालना है ना सभी से भाग करना है, हमें एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। कब, जब सीरीज कंटिन्यू होगी, चाहे कहीं से भी शुरू हो और उसमें कितने कितने का भी डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम एवरेज का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई। ठीक है। तो अगर हम यहां देखेंगे तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर क्या है, 100/2। 101 बटे 2 कितना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, 50.5। 50.5 ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, तरीका मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं क्या करना है। क्वेश्चन आपको कोई भी नोट नहीं करना है। क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। और टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको रफ कॉपी लेनी है और क्वेश्चन की नंबरिंग करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इतना करना है आपको बस मेरे साथ। तो ये प्रैक्टिस सेट भी हो गया और आपके लिए टेस्ट भी हो गया एक तरह से, है ना। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मेरे से पहले पहले कर लिया करो। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आंसर देंगे। और अपॉन में 36 लिखेंगे, क्योंकि 36 क्वेश्चन है टोटल। जितने भी नंबर आएंगे, किसी के 36 आएंगे तो 36/36 लिखेगा।
ठीक है, उसको हमारी तरफ से एक प्राइज मिलेगा। बहुत बढ़िया है ना। चलिए नेक्स्ट, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स? तो आप मुझे बताओ, जो होल नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? तो आप बताएंगे सर होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। लोग तो जीएस में बताते होंगे इंपॉर्टेंट, में मैं बता रहा हूं आपको, कई बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार। और जब आता है तो इसमें से 80 से 90%, 80 से 90% लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो 0 से स्टार्ट होती हैं और 100 तक हैं। तो आप मुझे बता सकते हो लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट अंक, लास्ट नंबर क्या होगा? देखो 100 संख्याएं है ना ये। अब 100 में अगर मैं, हाँ बिल्कुल, अगर मैं 100 में एक हटाऊंगा तो कितनी बची? 99 बची। तो ये 99 तक होगा। ये 100 होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगे। हम गलती यही करते हैं, बस हम 1 से लेकर शुरू कर देते हैं 100 तक, या और भी हम ध्यान नहीं देते तो 0 से शुरू कर देते हैं 100 तक, वो गलत हो जाएगा फिर। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या यहाँ डिफरेंस सेम है, तो एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 0 प्लस 99/2। तो 99 को भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंजे 10, 49.5। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बताइए, समझ आया? कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट, करो। 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, लेकिन हवा खराब कर देंगे जब एग्जाम में आ गए तो, ठीक है। ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलते जुलते, ठीक। उसने कहा 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। कितनी? 100 तक की। और कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 100। 100 तक की सभी सम संख्याएं। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसी में समझा दूंगा आपको। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनेगा, हाँ चलो पहले देख लो, 100 तक की सभी सम संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, इस तरह एक सीरीज लिखी हुई है, कहां तक? अप टू 100। और उसमें क्या बात चल रही है? सम संख्याओं की, यानी इवन नंबर्स की। तो इसमें इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे भैया? 2 4 6 और कहां तक? 16। ये वो सीरीज बनेगी जो हमें चाहिए। और एवरेज पूछा है आपका, क्या इसमें डिफरेंस गैप बराबर है? गैप बराबर है सभी में। एवरेज का फॉर्मूला क्या निकलेगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 2 + 100 यानी 102/2। कितना आ जाएगा? 51। ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। बताओ, मैं आपको 50 फॉर्मूले नहीं सिखाऊंगा, समझ गए? इनके सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले याद करोगे, कंफ्यूजन होगा, 100% कंफ्यूजन होगा। और जब ऐसे ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, तो इसलिए जो है बस तरीके समझो, माइंड को फ्रेश रखो, ज्यादा बर्डन एक्स्ट्रा मत दो, ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को करने के चक्कर में फॉर्मूले मत रटो मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलिए आंसर आया 51। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो दोनों बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, आपको डिफरेंस चेक करना है क्या है। इसमें कहा प्रथम 100 सम संख्याएं, है ना, प्रथम 100 सम संख्याएं। और इसमें क्या कहा था? 100 तक की सभी सम संख्याएं। इसमें कहा था 100 तक की सभी सम संख्याएं, और उसमें कहा है प्रथम 100 सम संख्याएं, यानी यहां पर जो टोटल नंबर होंगे वो टोटल 100 होंगे। उसमें कहा सम संख्याएं हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली सम संख्या क्या होगी? 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6, और 100वीं सम संख्या, देखो फिर दोबारा ध्यान दो। पहली सम संख्या, मैंने कहा पहली सम संख्या 2, दूसरी सम संख्या 4, तीसरी सम संख्या 6, 100वीं सम संख्या, नहीं आ रही बात दिमाग में? दुगना हो रहा है ना भाई, 1 दूनी 2, दूसरी चौथी हो 4 होगी, तीसरी 6 हो गई,
बिल्कुल ठीक। तो लास्ट वाली जो सम संख्या होगी वो होगी 200। समझ आया? चलिए अब क्योंकि डिफरेंस तो बराबर ही होगा सब में, सम संख्याएं हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं एवरेज कैसे निकालते हैं तो आप लोग बताएंगे सर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो। तो फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर 200 बटे 2, तो 202 बटे 2 कितना आ जाएगा? 101। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? भूल गए थे ना पक्का 100%? हाँ चलिए नेक्स्ट। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स अप टू 100। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक सीरीज लिखी हुई है अप टू कहां तक? 100 तक। तो 1 2 3 कहां तक? 100 तक। ये एक सीरीज लिखी हुई है। इसमें से कौन से नंबर हमें देखने हैं? विषम यानी ऑड नंबर देखने हैं इसमें से। तो ऑड नंबर पहला क्या हो गया? 1, फिर क्या हो गया? 3, फिर क्या आएगा? 5, लास्ट का ऑड नंबर बता सकते हो क्या आएगा? 99। भाई 100 से पहले तो 99 ही आएगा ना ऑड नंबर विषम संख्या। तो ये एक सीरीज बन गई पूरी। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे सर एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 1, लास्ट नंबर क्या है? 99 और डिवाइड बाई 2। तो 99 और 100, 100 बटे 2 कितना हो जाएगा? 50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ए 50। बताइए समझ आया? तो मैंने कहा आपसे बार बार मैं ये कह रहा हूं, ज्यादा फॉर्मूले रटने के चक्कर में मत पड़ो। ज्यादा जल्दी के चक्कर में हम इतना देर कर लेते हैं कि फिर हम क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ता है हमें कभी कभी, या हम गलत कर लेते हैं, है ना? इसलिए बेसिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो। जितना बेसिक समझोगे उतना माइंड आपका फ्री रहेगा। कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तो टेंशन भी कम रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। देखो इस वाले में और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें अंतर है बिल्कुल। अगर हमने अंतर पकड़ लिया तो समझो हमारा आंसर सही हो जाएगा, और अगर हम अंतर में गड़बड़ कर दी हमने तो हमारा आंसर उल्टा पुल्टा आएगा। तो इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूं आपको। उसने कहा प्रथम 100 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और एक आपके लिए ऐसा करेंगे, एग्जाम से पहले हम एक महामैराथन लाएंगे। ठीक है, हम एक महामैराथन क्लास लाएंगे जिसमें कि पूरा निचोड़ होगा। ठीक है, सारे सभी चैप्टर्स के मोस्ट बढ़िया, एकदम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन लिए जाएंगे, है ना? और उसमें सभी का रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। ठीक, चलिए तो 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, और प्रथम 100 विषम संख्या है। इस बार टोटल नंबर कितने हैं? 100 है। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 3, तीसरा ऑड नंबर क्या होगा? 5, और 100 नंबर का जो ऑड नंबर होगा वो बता दो मुझे क्या होगा। देखो अभी हम कंडीशन बना लेते हैं। पहला क्या होगा? 1, दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? तो 100 नंबर वाला क्या होगा? देखो दो कम अब समझाते हैं हम। पहला नंबर है, पहली सम संख्या क्या होगी? 2, उसमें से एक माइनस कर लो, 1 आ गया। दूसरी सम संख्या क्या होगी? 4, उसमें से एक कम कर लो। तीसरी सम संख्या क्या होगी? 6, उसमें से एक कम कर लो। तो अगर जिस नंबर का हमें ऑड नंबर कहा है उसी नंबर का इवन नंबर पता कर लो, उसमें से एक माइनस कर दो। तो अगर मैं पूछूं 100वीं सम संख्या बतानी है तो 100वीं सम संख्या क्या होगी? 200, और 200 में से एक घटाओ, 199। 199 जो है वो 100वीं विषम संख्या होगी। तो क्योंकि सीरीज पूरी लगातार है तो मैं पूछूं आपसे एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 199 है बटे 2। तो 200 बटे 2 कितना आ जाएगा? 100। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। बताओ समझ में आया? चलिए नेक्स्ट।
देखो कंपेयर कर लेना, आप किसी भी टीचर से कंपेयर कर लेना, ठीक है। कुछ भी अगर कम दिखाई दे आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कुछ भी कम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो कहा है 21, 22, 23 डॉट 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 50 का औसत बताना है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, अगर मान लो ये सीरीज ऐसा होती भाई 1 2 3 और ये 50 तक सीरीज होती, और मैं कहता इसका आपको औसत बताओ, तो पहले आपको इसका सम निकालना पड़ता। तो सम होता है समेशन n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ सीरीज में पावर में स्क्वायर या क्यूब नहीं है ना, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हमने कहा सीरीज लगातार लिखी हुई है, तो जब लगातार लिखी हुई है कितने कितने का डिफरेंस है, सभी में एक एक का डिफरेंस है। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट 21 प्लस लास्ट 50 बाई 71 बाई, आंसर कितना आ जाएगा 35.5। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें तो कोई जरूरत है ही नहीं फॉर्मूला लगाने की आपको, क्योंकि सिंपल सीरीज है, कहीं से भी शुरू हो, चाहे 1 से शुरू हो या बीच में से कहीं से शुरू हो, एवरेज आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हो, ठीक है। समस्या आती है जब स्क्वायर बन जाता है और क्यूब बन जाता है, उसके लिए मैं समझाऊंगा क्या करना है, ठीक है। कर लिया। नेक्स्ट है 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर अप टू 55 के स्क्वायर का एवरेज बताना है, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, अब तो ये सीरीज बीच में से शुरू हो गई, तो बीच में से अगर सीरीज शुरू हो गई है तो पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको लिखवा दूं, समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला बता सकते हो, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये समेशन n का फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब काम करता है जब सीरीज 1 से शुरू होती है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सीरीज बीच में से शुरू है, तो जो भी फॉर्मूला लगने वाला है वो फॉर्मूला हम 2 बार लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम 2 बार लगाएंगे माइनस करके, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। कब लगेगा ऐसा, जब सीरीज बीच में से शुरू हो रही होगी। तो जो भी फॉर्मूला लगने वाला है 2 बार लगा लो। पहले वाले में तो ऐसा करो, n की जगह लास्ट नंबर लिख दो, ठीक है। और दूसरे वाले में जो भी छोटा नंबर है उससे कम, तो 22 21 से कम क्या हो गया 20, ठीक। अब अगर मैं यहां देखूं n कितना आ गया 55, गुणा 55 और 1 56, गुणा 55 दूनी 110 और 111 बटे 6। कैलकुलेशन हार्ड है लेकिन करनी पड़ेगी। 20 गुणा 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। 6 से जो डिवाइड हो सकती है संख्या उनको डिवाइड कर लो। जैसे 3 से भाग करेंगे 2 बार, 3 से भाग करेंगे तो 37 बार, 2 से भाग करेंगे तो 28 बार, ठीक है। 3 से भाग करेंगे 2 बार, 3 से भाग करेंगे 7 बार और 2 से 10 बार, ठीक है। अब हमें यहाँ 55 28 और 37 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले आप 28 और 37 की मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 37 की, है ना, क्योंकि हमसे एवरेज पूछा है ना। अब अगर मैं एवरेज में यूनिट प्लेस निकाल के कर दूं इसका, और संख्याएं कितनी है 30। अच्छा देखते हैं, चलो यूनिट प्लेस से क्या करते हैं, एक बार पूरी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। 7 8 56, 6 5 30, यूनिट डिजिट कितनी आई 0, है ना। और यहाँ भी यूनिट डिजिट कितनी आई 0, इसका मतलब इसका इकाई अंक तो 0 ही आएगा। और ये संख्याएं कितनी है 30, 21 से नहीं 21 से 55 तक कितनी संख्याएं हैं, 55 माइनस 20 35 संख्याएं हैं। अब वो 35 अगर संख्याएं हैं, ऊपर इकाई अंक 0 है और नीचे हम 35 से भाग कर रहे हैं, तो 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तभी तो 0 बनेगा। इसका मतलब लास्ट में जो है इकाई अंक वो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर किस में है, हाँ बिल्कुल वही तो तरीका बताया मैंने, वो तरीका मैंने बताया है आपको कि हमें इसमें ऐसा करते, पहले 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 के स्क्वायर तक जोड़ते, उसी को घटाते, तो एक तो सीरीज बन जाती है 1 से 55 तक, तो ये फॉर्मूला लग जाता है n का 55।
जो माइनस करके हमने वो 1 से लेकर 20 तक घटाया था तो वो 20 वाली सीरीज बन जाएगी, है ना। हाँ, तो वो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको कि कभी भी बीच में से सीरीज शुरू होगी तो जो फॉर्मूला लगने वाला है 2 बार लगा लो माइनस करके। पहले वाले में लास्ट नंबर लिखो और दूसरे वाले में n की जगह जो छोटा है उससे एक कम। ठीक है, तो बस ये हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ गया 1546। ठीक है, लेकिन चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। ये समझ में आया हमने तरीका क्या बताया आपको। चलो अब 8 7 56 का 6 से लगे 5, 7 दूनी 14, 8 24, 24 4 28 10 38, 38 और 5 43 का 3, हाथ से लगे 4 और 2 3 6 4 10, 1036 की मल्टीप्लाई अगर मैं पहले 5 से कर लूं, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18 और 5 1 5 और फिर मैं 11 से कर दूं तो ये आ जाएगा 0 8 8 और 1 9 और 5 और 1 6 और 5, ये आ जाएगा माइनस और 7 1 7 7 चौक 28, 2870 आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 0 बचा 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा और 6 में से 2 गया 4 बचा, तो ये आया 54 110। अब 54 110 को अगर मैं भाग कर लूं, 54 110 को मैं अगर भाग कर दूं 35 से, ठीक है। हाँ, अभी तो योग आया ना सम, तो अब मैं 35 से भाग करूंगा तो 35 35 कितना बचा, 14 5 9 बचा और 1 बचा 19, 191 हुआ। तो 35 का अगर मैं 5 बार टेबल पढ़ लूं तो 5 5 9 बचा, 1 बचेगा 91 आएगा, 19 कहां आएगा। नहीं, 35 का टेबल 54 में पढ़ा था ना, तो 14 में से 5 गए 9, 4 बचा, है ना। हाँ, तो 5 5 25, 5 3 15 तो 17, 6 बचा, 8 में 7 गए 1 बचा, 16 बचा, फिर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 161 हुआ। तो इस बार 4 बार टेबल जाएगा, 4 पंजे 20, 4 3 12 तो 14, कितना बचा, 21 बचा, 1 हो गया। तो 35 से कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, 6 पंजे 30, 6 18 3 21, पूरा कंप्लीट हो गया। तो आंसर कितना है, 1556 ही एवरेज है, 1546 सॉरी 1546। समझ आया। तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी लेकिन हमने फिर भी एक ट्रिकी अप्रोच सीखी, है ना। यूनिट डिजिट बहुत हेल्पफुल होगी, आप देखना कितना हेल्प करेगी यूनिट डिजिट इकाई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है, इसको आप लोग खुद करो। चलो, ये 11 का क्यूब है भैया, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, डॉट 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 30 का क्यूब। इसको आप लोग खुद करो, इसका एवरेज बताना है। चलो मैं बैठता हूं थोड़ी देर, करो आप लोग। देखो, समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे। समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 और बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो मैंने आपको बताया है जब सीरीज बीच में से शुरू हो रही होगी तो ये फॉर्मूला 2 बार लग जाएगा और माइनस करके लग जाएगा। पहली बार में एन की जगह क्या लिखेंगे हम, 30, तो 30 लिख दो डायरेक्ट, 30 गुणा 31/2 का स्क्वायर माइनस। दूसरी बार में एन की जगह जो छोटा नंबर है उससे कम, तो 10 रखेंगे तो 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर, है ना। अब अगर सॉल्व कर लें, 2 से कितना आया 15, 2 से कितना आया 5, तो 15 1 15, 15 45 और 1 46, 465 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। देखो एक तरीका तो ये है, आप इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, घटा लो। ये एक तरीका बनेगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो जब जोड़ेंगे तो 0 6 5 11 और 1 12, 4 और 1 5, 520 बनेगा। और एक बार जब घटाएंगे तो कितना बनेगा, 410, है ना। ये आसान हो गया, डबल 0 हो गया। और 41 दूनी 82 का 2 हाथ से लगे 8 और 41 पंजे 5 1 5, 5 चौक 20, 205 8 213, ये योग आया सम। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एवरेज। अब एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम है 213200 डिवाइड बाई कितने नंबर हैं, 20 नंबर हैं, ठीक है। अब अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 1 2,
0, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 एक 0, कितना है 10660। ये ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो हमें कैलकुलेशन भी थोड़ा ट्रिकी अप्रोच रखते हुए करनी है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध बस कैलकुलेशन करते चले जाओ। 465 का स्क्वायर निकालोगे समय लग जाएगा, फिर 55 का स्क्वायर निकालोगे घटाओगे बहुत समय लग जाएगा। तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, बस सॉल्व कर दिया, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है 7 के प्रथम 8 गुणज का औसत बताइए कितना होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 7। चलो देखते हैं। उसने कहा 7 के प्रथम 8 गुणज, 8 मल्टीपल, तो 7 का पहला मल्टीपल कितना होगा 7 इंटू 1, दूसरा कितना होगा 7 इंटू 2, तीसरा कितना होगा 7 इंटू 3, इसी तरह चौथा कितना होगा या लास्ट वाला कितना होगा। तो ये 7 तो सभी में कॉमन है, तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूं एक तरह से, तो क्या बचेगा 1 2 3 8 तक का एवरेज बचेगा, है ना। तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। अब इसका मतलब मैं इनका एवरेज निकाल कर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो अब लगातार सीरीज है, तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 9/2 यानी 4.5, ये एवरेज हुआ और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 31.5 भी हमारा आंसर आ गया सी। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हम ऐसा ना करके डायरेक्ट ही कर लो, वही पहला मल्टीपल हो गया 7 और 8वां मल्टीपल हो गया 56, एवरेज हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, क्योंकि लगातार सीरीज बनेगी कंटिन्यूअस। तो 56 और 7 कितना हुआ 63, तो 63/2 कितना आ जाएगा 31.5। मत करो ऐसा, डायरेक्ट कर लो, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 28, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, करो आप लोग। किया, देखो मैं बताता हूं। उसने कहा 7 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत 28 है। अब देखो मैं संख्या वगैरह मान के नहीं करूंगा, मैंने आपको जो डिटेल में पढ़ा रखा है वो संख्या मानकर भी कर रखा है, डायरेक्ट भी कर रखा है। अब क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता रहूं, अगर आपको डिटेल पढ़ना है फिर भी, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है द कॉन्सेप्ट, ठीक है, वहां पर जाकर आप जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में देखोगे तो प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है एवरेज। ठीक है, तो कम से कम 4 से 5 क्लास है उसकी, उस 4 से 5 क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो अगर किसी को पढ़ना है तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हो, और इस चैनल का लिंक भी और वीडियो क्लास का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना ना, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं। उसने कहा 7 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो 7 मैंने आपको सबसे पहले बताया था आज भी कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू होता है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू, ठीक बीच का मान होता है एवरेज। अब कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, तो एक बात बताओ मुझे आप, 7 संख्याओं में बीच की संख्या मिल गई आपको, कितनी बची 6 बची, तो 6 संख्याओं में 3 संख्याएं इसके बाद में होंगी और 3 संख्याएं होंगी इसके पहले, है ना, 3 पहले होंगी, 3 जब बीच में मिल गई, तो 6 में 7 संख्याएं थी बीच की मिल गई आपको, 6 बची, 6 में 3 बाद में, 6 में 3 पहले, और औसत 28 है, तो इसका मतलब ये 28 जो है वो बीच की संख्या होगी। पूछा क्या, बड़ी संख्या, और कैसी संख्या है, क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो 28 के बाद 29, 29 के बाद 30 और 30 के बाद 31, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 31। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मिनटों सेकंड में आंसर आ जाएगा, मिनटों तो छोड़ो, बहुत बहुत दूर की बात है मिनट। बताइए, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, ये करो।
तो ये है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, अब आप लोग देखोगे इस बार क्या कह दिया उसने, सम कह दिया, इवन नंबर कह दिया, है ना। और कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं। तो जब एवरेज है तो एवरेज मिड वैल्यू होगा, एवरेज मिड वैल्यू होगा, बीच की संख्या होगी, तो 72 बीच की संख्या होगी। और तो कितनी संख्याएं थी, 5, तो 5 में आपको बीच की संख्या मिल गई, तो कितनी बची, 4। 4 में 2 बाद में होंगी और 2 पहले होंगी। और कैसी हैं, सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। जब इवन नंबर्स होते हैं तो 2 2 का डिफरेंस होता है, तो 72 के बाद 74 और 76 क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो 70 और 68। ये आंसर आ गया 68। कोई सी भी पूछे आप बता सकते हैं, डी ऑप्शन। बताइए, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, उसने कहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 57 है। इसमें फंस जाओगे आप लोग, चलो करो, इसमें पक्का फंसोगे 100%। करो, 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, उनका एवरेज 57 है, तो फाइंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, दूसरी सबसे छोटी संख्या बतानी है। चलो पहले सारी संख्या निकाल लो आप लोग, चलो 10 सेकंड का समय दिया। चलिए अब ज्यादा समय मत लगाओ वरना बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए, हमने कहा एवरेज होता है मिड वैल्यू। हमने कहा कितनी संख्याएं थी, 6 संख्याएं थी। हमने कहा 6 में से एक संख्या मिल गई हमें, तो कितनी बची, 5 बची। तो 5 को हम आधा आधा तो बांट नहीं सकते कि 2.5 संख्या पहले और 2.5 संख्या बाद में, ऐसा तो कर नहीं सकते भाई। तो आप ये भी तो देख लो, सम कैसी संख्याएं थी, सम, और एवरेज कितना है, एवरेज है ऑड नंबर। तो एवरेज तो है ये एवरेज तो है, लेकिन जो सीरीज में से 6 संख्याएं हैं ना, उनमें से कोई नहीं है। तो उनमें से कोई नहीं है लेकिन मिड में है, बीच में है। इसका मतलब 6 की 6 बची हुई है संख्याएं, तो 6 में से 3 बाद में होंगी और 3 पहले होंगी। और ऑड इवन नंबर्स हैं, तो 57 के बाद इवन नंबर क्या आएगा, 58 और 60 और 62। 57 से पहला इवन नंबर क्या आएगा, 56, 54 और 50। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, देखो 6, और इवन नंबर है 52, 54, 56, 58, 60, 62। समझ में आया। क्या पूछा है, सबसे छोटी दूसरी संख्या, तो बताओ सबसे छोटी दूसरी संख्या। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से समझना, बहुत गलती होती है इसमें। मैंने पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 52। सबसे छोटी दूसरी संख्या, तो सबसे छोटी दूसरी संख्या हो गई 54। सबसे छोटी तीसरी संख्या 56। समझ में आई बात। अब मैं अगर बड़े की तरफ से लूं, मैं कहूं सबसे बड़ी संख्या, तो आप लोग कहेंगे 62। मैं कहूं सबसे बड़ी दूसरी संख्या 60, सबसे बड़ी तीसरी संख्या 58, सबसे बड़ी छठी संख्या 52। समझ आया, तो घुमा के पूछ सकता है। तो फिलहाल सबसे छोटी दूसरी संख्या पूछी है, आंसर 54 आ गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बताइए, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 89 है, तो सबसे बड़ी तीसरी संख्या क्या होगी। कर दो, 10 सेकंड है आपके, मैं गिन रहा हूं। $89 89 आ जाएगी। उसने कहा 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो और 5 नंबर हैं, तो एवरेज 89 है। अगर ये मिड वैल्यू है, ठीक बीच की संख्या है, तो 5 में से 4 बची, तो 4 में 2 इसके बाद में होंगी संख्याएं, 2 इसके पहले होंगी। और कैसे नंबर है, क्रमागत है और ऑड नंबर है, तो 89 के बाद ऑड नंबर कितना आएगा, 91, 93, 89 से पहले 87 और 85। ठीक है, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। उसने कहा सबसे बड़ी तीसरी संख्या, तो सबसे बड़ी पहली
सबसे बड़ी दूसरी, सबसे बड़ी तीसरी, 89 हमारा आंसर आ गया 89। बताओ समझ आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इतने एक्स वैक्स के चक्कर में पड़ोगे ना, मानने के इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 101% क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे अगर ऐसे आएंगे तो, क्योंकि कोई संख्या बनती नहीं है ऐसी जो जिसमें अपवाद वाली कंडीशन बने कोई ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट संख्याओं 7, 8.5, 9.5, 11.75, 12.5 का जो एवरेज है वो आप लोगों को बताना है कितना होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट पढ़ते हैं। हाँ नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है यहाँ, तो फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं कर सकते। यहाँ तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर संख्या से भाग करनी पड़ेगी भैया। तो जैसे 7 है और 8.5 है और 9.5 है और 11.75 है और 12.5 है, तो यहाँ तो हमें सभी को ऐड करना पड़ेगा 5, 7, 5, 12, 12, 5 या 15, 7, 22, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 7, 12, 8, 20, 9, 29, 2 और 2 4। तो सम कितना आया? एवरेज निकालने के लिए सम कितना आ गया हमारा? 49.25। और संख्याएं कितनी है ये बताना? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40, 5 5 25, 9.85 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 9.85, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 तब लगाते हैं जब डिफरेंस यानी गैप जो है वो बराबर का होता है। डिफरेंस अगर बराबर ना हो तो फिर हमें एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर यानी योग बटे संख्या फिर हमें वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का जो एवरेज है वो 21 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी होगी? करो आप लोग। देखो सम अपॉन नंबर करना पड़ेगा, तो सम अपॉन नंबर के लिए हमें इनका योग निकालना पड़ेगा पहले। और कितनी संख्याएं हैं भाई? 3 और 3 6, तो ये इनका एवरेज होगा, जबकि एवरेज कितना दे रखा है? 21। बराबर कर दिया, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर जाके। अब इन्हें सबको जोड़ दो, 1 और 8 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 और 8 24 का 4 आंसर लगे 2, 2 और 3 5, 2 7, 2 9, 1 10 और 1 11, 114 प्लस x आया। और 6 मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा? 126। 14 से माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। और x का ही तो मान पूछा है, कितना आ गया? डी ऑप्शन, है ना। तो ये हमें तरीका इसमें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी कोई ट्रिक बना दूं, तो ये हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है इसलिए। ठीक है, और ज्यादा बड़े नंबर होते तो मैं इसकी ट्रिक बना देता आपके लिए, करेंगे उसको भी। नेक्स्ट, ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन है 5 इंटू ए प्लस 4, ए बी सी डी ई अपॉन 5, ए प्लस 4, ए प्लस ई अपॉन 5। करो। ए प्लस ई अपॉन 5। ए प्लस ई अपॉन 5। देखो मैंने आपको ये तो बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता, लेकिन ये नहीं बताया था ए प्लस ई अपॉन 5। बराबर गैप तो है भाई, ए बी सी डी और ई, इनमें डिफरेंस तो बराबर है क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वो ऑड है, लगातार विषम है,
लेकिन उसके लिए मैंने बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 5 नहीं बताया था, है ना। तो ये हम गलती कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अरे भाई लगातार होंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दिया और संख्याएं 5 है 5 से भाग कर दिया, है ना, इसलिए ऑप्शन रखा गया। हाँ तो चलो देखते हैं भाई। हमने कहा एवरेज क्या होता है भाई, सभी संख्याओं का सम। एवरेज मिड वैल्यू होता है अगर लगातार संख्याएं हैं तो, है ना, एवरेज मिड वैल्यू होता है। तो हमारे हिसाब से एवरेज कितना होना चाहिए, हमारे हिसाब से एवरेज सी होना चाहिए। सी तो ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अगर पहली ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में कितने कितने का डिफरेंस होगा, 1 का या 2 का, है ना। चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, 2 का डिफरेंस होता है। तो अगर मैंने पहला नंबर ए मान लिया तो अगला नंबर क्या होगा, ए प्लस 2। इससे अगला क्या होगा, ए प्लस 4। और सी का मान ही तो ए प्लस 4 है, इसका मतलब एवरेज कितना आ गया, ए प्लस 4। सी आंसर आ गया। बताओ कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है, लेकिन हम वहां तक पहुंच पाए तब ना। हम तो इसमें पूरा पूरा हमने गणित का निचोड़ लगा दिया कि अरे योग बटे संख्या a प्लस ई बटे 5 लगा दिया, निचोड़ नहीं लगा दिया, लेकिन सवाल निकला बिल्कुल आसान, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलिए, और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आने के लिए तैयार है, आ सकता है एकदम, ठीक है। कर लिया। नेक्स्ट है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का एवरेज 44 है तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको रिलेशन समझाया था कि हम कैसा करते हैं। उसने कहा, पहले मैं हिंदी में समझा दूं, उसके बाद इंग्लिश बता दूंगा। उसने कहा दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। दूसरी जो संख्या है वो पहली की का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। 2 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, पहली से। 2 की मल्टीप्लाई पहली से कर दो, बराबर कर दो, ये संबंध हो गया दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। फिर मैंने बताया था यहाँ तथा आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, इसका जो संबंध होता है वो होता है पहले वाले से। तो यहां से जब चलेंगे तो सबसे पहले क्या है, दूसरी संख्या। तो यहाँ आप दूसरी संख्या लिख दो। अब पढ़ो इसे, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो जो दूसरी संख्या है वो 3 गुनी है किसकी, तीसरी, दूसरी संख्या तीसरी की। तो तीसरी को 3 से गुणा कर दिया और बराबर कर दिया, ये कंडीशन बन रही है। अब उसने कहा यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है। अब औसत होता है योग बटे संख्या, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बटे 3, यही तो एवरेज होगा। और जबकि एवरेज कितना है, 44। अब मैं बार बार ना इसको लिखूंगा नहीं, मैं इसको एक कंडीशन में अप्लाई कर, कंडीशन में चेंज कर दूंगा कि जो एवरेज होता है वो होता है सम अपॉन नंबर, योग बटे संख्या। तो मैं सम निकालूंगा यहां से, तो सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। तो 44 एवरेज था, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब तीन संख्याओं में उसने क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। चलो अभी हम सबसे बड़ी पर पहुंचेंगे। एक बात बताओ कि जो पहली संख्या है उसका संबंध भी दूसरी में निकाल लो, तीसरी का संबंध भी दूसरी में निकाल लो। तो जो पहली संख्या है उसकी जगह हम दूसरी संख्या बटे 2 लिख सकते हैं। रेशियो बना सकता हूं वैसे मैं यहाँ। एक काम करो, रेशियो बनाओ, छोड़ो इसके चक्कर मत पड़ो। इसमें कहां करोगे, मैंने कहा पहली दूसरी और तीसरी का रेशियो बना दो। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, देखो कितना जल्दी कर देंगे। दूसरी संख्या ऐसी मान लो जो 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। तो दूसरी संख्या हम 6 मान लेते हैं। अब दूसरी संख्या अगर 6 है तो 2 दिया 6, तो पहली संख्या हो गई 3, और दूसरी संख्या 6 है तो तीसरी संख्या कितनी होगी, 2। अब इनका तीनों का सम कितना हुआ, 6 3 9 2 11, तो 11 यूनिट बराबर 44 दिया, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, तो 1 यूनिट बराबर 12। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट बराबर 12 6 72, 72, ये आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। कहा हम पहली दूसरी तीसरे के चक्कर पड़े रहते, सबसे आसान पड़ गया हमें रेशियो से। बताइए समझ आया। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हो सेंटेंस, तो देखो उसमें कहा द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। तो जो सेकंड है वो ट्वाइस है किसका, फर्स्ट का। तो फर्स्ट का ट्वाइस हो गया। फिर कहा उसने एंड तथा एवं, ये अगर आ जाए तो इसका संबंध पहले वाले से होता है। तो जब हम इधर से चलेंगे, इधर से चलते हुए सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, सेकंड नंबर पड़ेगा। तो यहाँ हमने सेकंड नंबर लिख दिया। तो जो सेकंड नंबर है वो 3 टाइम है किसका, थर्ड का। तो जो सेकंड नंबर है वो 3 टाइम है थर्ड का,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया कि अब हम जो योग निकालेंगे ना, सम, तो सम क्या होता है, औसत गुणा संख्या। अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि मैं अब आपको डायरेक्ट योग से कराऊंगा सारे सवाल, है ना, बेसिक ये है। तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 27 है। हाँ, मैंने कहा 5 संख्याएं हैं, औसत है 27, तो सम कितना होगा, योग औसत गुणा संख्या। तो औसत तो 27 था और संख्याएं 5 थी, कितना आया 135। ठीक है। उसने कहा इसमें से एक संख्या निकाल दो, तो 5 संख्याओं में से जब एक संख्या निकाल देंगे तो 4 संख्या बचेंगी। उसने कहा औसत 25 हो जाता है, तो 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो 4 संख्याओं का टोटल कितना होगा, औसत गुणा संख्या, यानी 25 का 100। अब उसने कहा निकाली गई संख्या बताओ, तो 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं का योग घटा लो तो एक संख्या का योग बचेगा। तो वो एक संख्या का योग क्या बचेगा, 135 में से 100 घटा लो तो वो निकाली गई संख्या क्या होगी, 35। ये हमारा ऑप्शन आ गया डी। एक तो तरीका ये हो गया, ये योग निकालने का तरीका है, सब पे फिट बैठेगा, सब पे, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, मैं आपको डायरेक्ट कराने की कोशिश करता हूं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, इसका क्या मतलब है, 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, इसका मतलब है हर एक संख्या 27 27 27 है, हर एक संख्या, ठीक है। अब हर एक संख्या अगर 27 है, हर एक संख्या अगर 27 है, तो मैंने मान लिया जो संख्या निकाली गई है वो भी 27 है, ये मान लिया मैंने। अब एक बात बताओ, 4 संख्याएं थी, मैंने कहा 5 संख्याएं थी, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27 और ये भी 27, इनका औसत 27। मैंने कहा आप इसको हटा दो, तो एवरेज कितना रहेगा, 27 रहेगा। आप 27 को हटा दो तो एवरेज भी 27 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी वाली 27 को भी हटा दो तब भी एवरेज 27 रहेगा। इसका मतलब अगर हम 27 घटाते उसमें से तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज जो है 27 से कितना हो गया, एवरेज घटा है, एवरेज घटा है, इसका मतलब 27 से बड़ी संख्या घटाई गई होगी, तो 27 से बड़ी संख्या घटाई गई होगी। अब एवरेज जो है वो कितना कम हुआ, 2, और संख्याएं कितनी हो गई अब 4, तो 4 संख्याओं में जब सब में 2 2 की कमी करोगे तो 4 दूनी 8, और हम यहाँ जोड़ रहे हैं तो 27 और 8 कितना हो गया, 35। ये डायरेक्ट तरीका है, इससे अलग। समझ आया, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। इसमें कहा 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। फिर कहा 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु कितनी है, हस्बैंड की जो प्रेजेंट एज है वो आपको बतानी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक एक लाइन से हमें क्या मिलता है उसको लिखते हैं और हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। उसने कहा 3 वर्ष पहले की बात चल रही है भैया, तो मैं लिख लेता हूं 3 माइनस, तो इस 3 माइनस को आप समझना, ये 3 वर्ष पहले की बात चल रही है। 3 वर्ष पहले कौन कौन है, पति है, हस्बैंड, वाइफ है, पत्नी है, और उनका एक बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है। इनका जो एवरेज है वो 27 है, तो कितने लोग हुए, 3, तो 3 लोगों का एवरेज 27 है, तो 3 लोगों का टोटल कितना होगा, तो इनमें कौन कौन होंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस वो उनका चाइल्ड, एक बच्चा, तो ये बराबर आ जाएगा 81। कब की बात है, 3 साल पहले। फिर उसने कहा 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले की बात हम लिखते हैं। 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है, 20 है, तो ये 2 लोग हैं, 2 लोगों का एवरेज 20 है, तो टोटल कितना हो गया, 40। तो इसमें कौन कौन है, एक तो वाइफ है, पत्नी है, और उनका एक बच्चा है, इन दोनों का टोटल है 40 साल, 40 ईयर, 40 वर्ष। इतना समझ में आया। अब एक बात बताओ, ये 3 साल पहली बात है, ये 5 साल पहली बात है। अगर मैं इस 5 साल पहली बात को, 5 साल पुरानी बात है, उस 5 साल पुरानी बात को अगर मैं 3 साल पुरानी बात रहने दूं, तो क्या क्या करेंगे हम, 2 साल जोड़ेंगे। भाई 5 साल पहली, 5 साल पुरानी बात है, भाई मैं मान लो 2000 में हूं आज, तो इससे 5 साल पहले कितना हो गया, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, ठीक है। अब मैं कहूं देखो ये 5 साल पुरानी, ये 5 साल पुरानी बात है, अब 5 साल पुरानी बात, और ये 3 साल पुरानी बात है, और ये 5 साल पुरानी बात है।
तो मुझे 3 साल पुरानी बात आने तक 2 जोड़ना पड़ेगा, 96 2 98। मैं तो वही बता रहा हूँ। इसमें आप ऐसा करो, इसमें आप जोड़ दो, यानी 3 साल पहले की कंडीशन ले लो। तो एक बात बताओ, जब हम यहाँ एक व्यक्ति की उम्र में 3 साल, एक व्यक्ति की उम्र में 2 साल जोड़ेंगे और ये है 2, तो इनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल पहले? 2 इसमें जुड़ेगा, 2 इसमें जुड़ेगा, 4, तो कितनी उम्र हो जाएगी? 44, है ना। अब 3 साल पहले पत्नी और बच्चे की उम्र थी 44 और 3 साल पहले तीनों की उम्र थी 81, तो ये W + C का मान मैं यहाँ रख देता हूँ। तो हस्बैंड की एज आ जाएगी कब? 3 साल पहले। 3 साल पहले हस्बैंड की एज कितनी जाएगी? 81 - 44, 11 4 7 7 4 37 साल आ जाएगी हस्बैंड की एज, लेकिन कब? 3 साल पहले। और पूछा है प्रेजेंट एज, तो 3 साल पहले किसी की उम्र 37 थी, तो आज के लिए 3 जोड़ देंगे, तो प्रेजेंट में हस्बैंड की एज कितनी आ जाएगी? 37 + 3 40। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बताओ, सोचना ज्यादा है, कैलकुलेशन ज्यादा करने के चक्कर में पड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। और अगर फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको, अगर ऐसा समझ में ना रही हो बात, तो आप एक काम करो, इसे भी प्रेजेंट बना लो और इसको भी प्रेजेंट बना लो। इसको प्रेजेंट बनाने के लिए 3 3 3 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें प्रेजेंट में कितना आ जाएगा? H + W + C। अलग कर लेता हूँ, है ना भाई, मैं जोड़ूंगा इसमें H + W + C। ये बात है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के लिए मुझे 3 6 3 9 जोड़ना पड़ेगा, तो 90 उम्र आ जाएगी। और 5 साल पहली बात है, तो मैं आज तक आऊंगा, तो 5 इसमें जुड़ेगा, तो प्रेजेंट में यानी आज कितना हो जाएगा? 50। घटा दो, 40 बच गया, ये आ गया, है ना। ये आप लोग ऐसा कर सकते हो। समझ आया? कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है। शतक मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 रन। ये तो सभी को पता है वैसे क्रिकेट के बारे में। जिसके बाद उसका जो औसत है वो 5 रन बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? पहले मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, फिर बताऊंगा मैं एक लाइन में खत्म, ठीक है। उसने कहा एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक बनाता है, 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो 11वीं पारी से पहले तो 10 पारी होंगी। 10 पारी का एवरेज पता है कुछ? क्वेश्चन के हिसाब में दो दिन रखा 10 पारियों का, तो हमने मान लिया 10 पारियों का जो एवरेज है वो x है। 10 पारियों में उसने x के औसत से रन बनाए, तो 10 पारियों का एवरेज x है, तो 10 पारियों का टोटल कितना होगा? औसत गुणा संख्या 10x। अब 11वीं पारी आएगी, 10 पारियों के बाद 11वीं पारी आएगी। 11वीं पारी में शतक बना दिया, 100 रन बना दिए, तो अगर मैं 100 रन यहां जोड़ दूं तो 11 पारियों का टोटल हो जाएगा। 11 पारियों में टोटल रन हो गए उसके 10x + 100। बताओ, ठीक है। फिर उसने कहा जिसके बाद उसका औसत 5 रन बढ़ गया, तो पारियां कितनी हो गई? अब 11। तो 11 पारियों का जो एवरेज है वो कितना हो गया? नहीं, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। एवरेज तो x था ना, एवरेज तो x + 5 हो गया। औसत बढ़ा है ना, औसत पहले x था तो x + 5 हो गया। हाँ, तो 11 पारियों का टोटल कितना हो गया? × 11। अब ये भी 11 पारियों का टोटल है, ये भी बराबर कर दो, तो बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा 10x + 100 और बराबर में आ जाएगा 11x + 55। इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, x बराबर कितना आ जाएगा? 45। अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने पूछा है 11वीं पारी के बाद औसत। तो 11वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया था? 11वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया था? x + 5 हो गया था ना, तो 45 + 5 कितना हो जाएगा? 50। ध्यान रखना एक ऑप्शन 45 भी लिखा हुआ है। कितना आ गया? 50। बताइए, समझ में आया? अब तरीका समझ लो डायरेक्ट करने का। क्या है? उसने कहा 11वीं पारी में उसने शतक बनाया और उसका जो औसत है वो 5 रन बढ़ गया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि उसने 11वीं पारी में 100 रन बनाए, तो हमने मान लिया 10 पारियों में भी उसने सब में 100 रन बनाए होंगे। 10 पारियों में भी उसने 100 रन बनाए और 11वीं पारी में भी उसने 100 रन बना दिए, तो क्या उसके औसत पे कोई प्रभाव पड़ता?
भाई मैंने मान लिया 10 पारियों में सब में वो 100 रन बना रहा था और उसने 11वीं पारी में 100 रन बनाए, उसके एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसने कहा है 100 रन बनाने से औसत रन जो है बढ़ गया, इस औसत बढ़ा है, इसका मतलब वो पहले 100 से कम रन बनाता होगा, तभी तो 100 रन बनाने पर औसत बढ़ गया। पहले 100 से कम रन बनाता होगा तो माइनस कर दिया। ठीक, अब उसका जो औसत रन है वो 5 रन बढ़ गया, पारी कितनी हो गई 11, तो 11 पंजे 55, तो 55 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। और ये कितनी पारियों की बात चल रही है, 10 पारियों की, तो 10 पारियों का एवरेज आ गया 45। और एक पारी उसने अगली रन बनाने के बाद 5 रन औसत बढ़ गया था, तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50। देखो दोबारा समझा देते हैं। हमने कहा कि उसने कहा 11वीं पारी में शतक बनाया, 11वीं पारी में 100 रन बनाए, तो हमने मान लिया 10 पारियों में भी हर पारी में वो 100 रन बना रहा था। ठीक है, 11वीं पारी में उसने फिर से 100 रन बना दिए, तो पहले वो 100 रन बना रहा था, फिर से 100 रन बना दिए, तो उसका औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 100 रन बनाने पर उसका औसत बढ़ गया, पहले कम बना रहा होगा, इसलिए हमने घटा दिया। अब कितना घटाएंगे, पारियां तो 11 हो गई ना, 11 पारी में 5-5 रन की बढ़ाते तो 11 पंजे 55 घटा देंगे, जो बढ़त हुई होगी, तो 45 आया। 45, अभी अब कितनी पारियों की बात चल रही थी 10 की, तो 10 पारियों का एवरेज 45 है, अगली पारी के बाद 5 रन बढ़ गया था, तो 45 प्लस 5 50। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गहनता से सोचना पड़ेगा तब कर पाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट, एक खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 60 रन है, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसका औसत जो है वो 62 रन हो जाए, 62 रन हो जाए। आसान है बहुत। उसने कहा खिलाड़ी 10 पारियों में 60 रन बनाता है औसत से, तो 10 पारियों का औसत कितना है 60, तो 10 पारियों का टोटल कितना हुआ 600 रन। फिर उसने कहा 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए जिससे औसत 62 हो जाए, तो 11 पारियों का औसत कितना हो गया 62, तो 11 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा गुणा 11, कितना हो जाएगा 2 6 8 682, तो 11 में से 10 घटा लो तो एक पारी आ जाएगी वो, और इधर 682 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 82, तो यहां आंसर आ जाएगा। समझ आया। या फिर उसने कहा 10 पारियों में वो 60 रन बना रहा है, भाई 10 पारियों में वो 60 रन बना रहा है, तो हमने मान लिया हर पारी में वो 60 रन बनाता है। और 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया 62 हो गया, तो हमने मान लिया 11वीं पारी में भी उसने 60 ही रन बनाए होते, तो औसत अभी भी 60 रहता, लेकिन औसत बढ़ गया, कितना औसत बढ़ गया 2 बढ़ गया औसत, पारियां कितनी हो गई 11। क्यों बढ़ा है, क्योंकि 60 से ज्यादा रन बनाए होंगे, तो 60 से ज्यादा रन बनाए, तो 11 पारियों में 2-2 की बढ़त होगी, तो 11 दूनी 22 की बढ़त हो जाएगी, कितना आ जाएगा 82। ये आप लोग ऐसे कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो 50 व्यक्तियों के औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार बताना। ठीक है, ए पर्सन ऑफ वेट 40 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन, द एवरेज वेट ऑफ 50 पर्सन डिक्रीजेस बाय 100 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, डायरेक्ट भी बता दूंगा वैसे, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला लिख लो आप कि नए बराबर गए प्लस माइनस वृद्धि हो या कमी हो, वृद्धि या कमी गुणा संख्या, क्योंकि संख्या पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, एक व्यक्ति आया और एक चला गया, तो संख्या तो जितनी है उतनी रहेगी, तो अगर वृद्धि आती है तो प्लस लेंगे और कमी आती है तो माइनस लेंगे। अब जैसा उसने कहा कि 40 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो गया कितने का है 40 किलोग्राम का, और क्या हुई है कमी, तो माइनस लिख दिया। कमी कितने की हुई है भैया 100 ग्राम की, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कितने की कमी हुई है 100 ग्राम की, और संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है 50 व्यक्ति हैं तो 50 ही रहेंगे, तो जो नया व्यक्ति है उसका ये वजन आ जाएगा, कितना आया 40 किलोग्राम माइनस 5000 ग्राम, यानी 5 किलोग्राम, किलो बना लिए 1000 से भाग करके, तो कितना आया 35 किलोग्राम, तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन होगा 35 किलोग्राम 35 kg। ये ऑप्शन आ गया हमारा ये। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं फिलहाल अभी, क्योंकि आपका एग्जाम है,
क्योंकि थोड़ा उसमें उलझ के रह जाओगे। अगर आपको ये वाली वैल्यू दे रखी होगी ना, तो जोड़ने की जगह घटा देंगे, घटाने की जगह जोड़ देंगे, तो थोड़ा गहनता से सोचना पड़ेगा। मैं फिर भी बताता हूँ आपको। उसने कहा 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, जो 50 व्यक्ति थे, ठीक है। उसमें से 40 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। गया कितने का है? 40 किलोग्राम का व्यक्ति गया है। 40 किलोग्राम का व्यक्ति गया है और 40 ही किलोग्राम का आ जाए, तो औसत का कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नए व्यक्ति के आ जाने पर औसत क्या हो गया? 100 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब 40 से कम वजन का व्यक्ति आया होगा, है ना। अब औसत में कमी या औसत में वृद्धि का मतलब है प्रत्येक में कमी या प्रत्येक में वृद्धि। तो 50 व्यक्तियों में जब 100 ग्राम की कमी करोगे तो टोटल 5000 ग्राम की कमी हो जाएगी, यानी 5 किलो की कमी हो जाएगी। तो 5 किलो कम कर दो तो कितना जाएगा? 35 किलोग्राम। तो नया व्यक्ति 35 किलोग्राम का होगा। समझ आया? चलिए, और ऐसा तुक्का लगा के बैठना मत। कभी सोचो कि कमी हो रही है तो घटाएंगे और वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे। यहां उल्टा भी हो जाएगा, वृद्धि होने पर घट जाएगा और कमी होने पर बढ़ जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा। कब? जब आपको नए व्यक्ति का वजन दिया होता, गए वाले का पूछ लेता तो उल्टा हो जाता। तो इसलिए आपको ये हिसाब नहीं लगाना, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है क्यों कर रहे हैं ऐसा। चलिए नेक्स्ट। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम अधिक हो जाता है जब उनमें से 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम के व्यक्तियों के स्थान पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं। तो नए व्यक्तियों का औसत वजन पूछा है। देखो इस बार उसने 2 व्यक्ति छोड़ दिए, है ना, 2 गए और 2 आ गए, तो कंडीशन तो वही बनेगी भाई, नए बराबर गए। और यहाँ कमी हुई है या वृद्धि? 2 किलोग्राम अधिक हो गया ना, तो प्लस वृद्धि गुणा संख्या। डायरेक्ट बताऊं इसे? देखो ये तो फॉर्मूले से कर ही लोगे आप लोग। भाई एक 20 किलोग्राम का गया, एक 24 किलोग्राम का गया, तो 20 और 24 कितना हो गया टोटल? 44। 44 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, 44 ग्राम के 2 व्यक्ति चले गए, के व्यक्तियों के स्थान पर 2 व्यक्ति और आ गए। अब हम मान लें 44 किलोग्राम का टोटल गया है, 44 किलोग्राम का आ जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने कहा आने पर 2 किलोग्राम वजन अधिक हो गया, ठीक है, औसत बढ़ गया। इसका मतलब 44 से ज्यादा वजन के आए होंगे वो। और व्यक्ति कितने हैं टोटल? 8। 8 व्यक्तियों में 2 वृद्धि होगी, 8 दूनी 16। इसका मतलब 60 किलोग्राम। तो जो 2 व्यक्ति आए हैं ना, वो ये उनका टोटल 60 किलोग्राम होगा। और औसत पूछा तो 60/2 यानी 30 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। या आप यहां करेंगे तो भाई जो व्यक्ति गए हैं उसमें एक 20 का है और एक 24 का है, प्लस वृद्धि कितने की हुई है? 2 की, और संख्याएं कितनी है? 8। तो यहां से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और नए, क्योंकि 2 व्यक्ति गए हैं तो 2 का टोटल आया होगा, औसत निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे, 60 30 आ जाएगा। बताइए, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट। यह है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि उनमें अगली 3 संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? +3 का मतलब है 3 की वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी, 1.5 की वृद्धि होगी, 1.5 की कमी होगी। देखो कमी से तो मतलब नहीं है कि जब संख्या जोड़ी गई है, हो सकता है कम भी। संख्याएं जोड़ने पर औसत कम भी हो सकता है। कब? जब छोटी संख्याएं जोड़ोगे। तो ये माइनस वाली संख्या जोड़ दो तो औसत कम हो जाएगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उसने कहा क्योंकि क्रमागत संख्या है ना, और उसमें जब जोड़ोगे, क्रमागत में जब जोड़ोगे तो बड़ी संख्या जुड़ेंगी उससे, तो औसत बढ़ेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब उसने कहा 7 संख्याओं में का औसत n है और उसने 3 संख्याएं जोड़ दी। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि जैसे 7 संख्याएं थी भाई, मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 7 संख्याएं थी। इनका औसत कितना है फिलहाल? 4। मैंने इससे अलग हटकर सोच रहा हूं मैं, है ना। उसने कहा n है, हमने मान लिया 4 है औसत, तो n को मान लिया 4। उसने कहा 3 संख्याएं और जोड़ दो इसमें, तो अगली 3 संख्याएं कौन सी जुड़ेंगी? 8 9 और 10। लगातार संख्याएं हो गई। इनका अगर मैं औसत कहूं तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 11/2 यानी 5.5, ये औसत हो जाएगा। तो अब पहला n का मान 4 था, तो 4 से कितना ज्यादा हो गया? 1.5 ज्यादा हो गया।
तो मैं कह सकता हूं अब जो औसत है वो n+1.5 हो गया। खत्म कहानी। कितना बढ़ गया? 1.5। सी ऑप्शन आंसर आ गया। बताओ समझ में आया? तो कुछ मत लो, न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो कुछ भी। भाई 7 लगातार संख्याएं हैं तो 7 1 2 3 4 5 6 7 मान लिया। वो आपकी मर्जी, आप घर पे करके देखना। आप इसे 6 से शुरू कर लो, 6 7 8 9 10, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट है, ये तो स्पेसिफिकेशन है इनकी, ये तो मैथ्स मैजिक यही तो है, और क्या है गणित का जादू, है ना। कर लिया। और वैसे मैं आपको एक बात समझा दूं, अगर आप याद रख सको तो जितनी संख्याएं भी वो लगातार जोड़ेगा, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, क्रमागत संख्याएं, जितनी संख्याएं भी वो जोड़ेगा औसत उसका आधा बढ़ेगा। 3 संख्याएं जोड़ी तो 3 का आधा 1.5, 1.5 बढ़ गया। अगर वो 4 संख्याएं जोड़ता तो 4/2 औसत 2 बढ़ जाता। अगर वो 6 संख्याएं जोड़ता तो 6/2 यानी औसत 3 बढ़ जाता है। अगर सम आएगा तो उसमें डबल कर देंगे बस, क्योंकि वहां पर मान लो उसने यहाँ 3 संख्याएं जोड़ेगा तो 3 ही तो बढ़ेगा, 1 2 3 बढ़ेगा, तो 3 का आधा हो गया 2। अगर ये सम संख्याएं होती तो 2 4 6 बढ़ता, तो 6 का आधा कितना हो गया 3। तो अगर 3 सम संख्याएं जोड़ेगा तो 3 औसत बढ़ेगा, तो वहां बराबर का बैठता है सम और विषम में। ठीक है, वहां अगर 3 सम संख्याएं जोड़ेगा तो औसत 3 बढ़ेगा, 3 विषम संख्या जोड़ेगा औसत 3 बढ़ेगा, क्रमागत में आधा बढ़ेगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है, इसमें से 7 अधिकारियों का औसत वेतन 12,000 रुपए है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए है, तो सभी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूं। जब भी आपको फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप और टोटल के बारे में बात करनी हो तो हम एलिगेशन का यूज करते हैं, बताया भी होगा। उसने कहा किसी कंपनी में सभी कर्मचारी हैं, उसमें कुछ तो है अधिकारी, कुछ तो है अधिकारी, और अधिकारियों से अलग कौन से बचे कर्मचारी? शेष। तो जो अधिकारी हैं कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 7 अधिकारी हैं। अधिकारी कितने हैं? 7। तो उनका एवरेज औसत वेतन कितना है? 12,000 रुपए। ठीक है, और जो शेष वर्कर्स हैं, शेष कर्मचारी हैं, उनका एवरेज कितना है? तो शेष का औसत हो गया 6,000। ये बात समझ में आई? अगर मैं अधिकारी और शेष सबको जोड़ दूं तो कुल कर्मचारी बन जाएंगे, तो कुल कर्मचारियों का एवरेज कितना है? 8,000। तो कुल का एवरेज लिख दो 8,000, ये बीच में हो गया। अब एलिगेशन लगा दो, तो यहाँ कितना डिफरेंस है? 4,000 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है? 2,000 का। तो जो रेशियो बना वो 1:2 का बना, 1:2 का अनुपात बना। तो ये क्या बनी? उनकी संख्या। ठीक है, अब मैं आपको देखूं, यहाँ 1 यूनिट 1 यूनिट 7 के बराबर है, तो 1 यूनिट 7 के बराबर है, क्या पूछा है? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 3 यूनिट, 7 या 21। भाई 1 यूनिट जो है 7 के बराबर है, तो 3 यूनिट 3 7 21। तो टोटल वर्कर्स यानी टोटल कर्मचारी कितने हो गए वहां पर? 21, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलिए नेक्स्ट है, एक गेंदबाज का औसत जो है वो 12.4 रन पर विकेट है और अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत जो है वो 12 रन पर विकेट हो गया और अंतिम मैच तक लिए गए विकेट की संख्या बतानी है। ठीक है, देखो एक गेंदबाज है, उसका जो औसत है वो 12.4 रन पर विकेट है। इसका मतलब जानते हो कि उस गेंदबाज ने 1 विकेट लिया होगा तो 12.4 रन दिए होंगे। फिर उसने कहा अंतिम मैच हुआ, एक लास्ट वाला मैच हुआ, उसमें जो औसत है वो 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो मैं अगर इनका औसत निकालूं तो कैसे निकालूंगा? इनका औसत निकालूंगा रन बटे विकेट, यानी 26/5, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये हो गया रन पर विकेट। ये किस मैच का है? एक लास्ट वाले मैच का, एक लास्ट वाले मैच का। ठीक है, उसने कहा जिसके बाद उसका जो औसत है वो 12 रन प्रति विकेट हो गया। अब जो उसका औसत है वो 12 रन पर विकेट हो गया,
रन। ठीक है, 12 रन पर विकेट हो गया। तो एलिगेशन लगा दें। अब यहाँ कितना डिफरेंस है, 0.4 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है, अगर मैं देखूं तो 12, 6.8 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से 17, 17:1 का अनुपात होगा। ठीक है, उसने कहा अंतिम मैच तक लिए गए विकेट की संख्या बतानी है। तो यहाँ एक ही विकेट तो था जी, पर विकेट मतलब एक विकेट था यहाँ, तो 1 यूनिट 1 के बराबर है। अब क्या पूछा उसने, सॉरी 1 विकेट नहीं था भाई, यहाँ 5 विकेट थे। यहाँ पर 5 विकेट थे, 26 रन पर 5 विकेट लिए थे ना, तो ये 5 विकेट थे। तो 5 बराबर। ठीक है, तो यहाँ 1 विकेट है हमारे हिसाब से, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 5 के, तो 1 यूनिट 5 के बराबर है। उसने क्या पूछा, विकेट की संख्या अंतिम मैच तक, तो अंतिम मैच तक टोटल कितने विकेट हो गए, 18, तो 18 यूनिट बराबर 18 पंजे 90। टोटल कितने विकेट हो गए, 90। बताओ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है, किसी छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि औसत खर्च जो है वो प्रति व्यक्ति 1 रुपए कम हो जाता है। तो प्रारंभिक खर्च कितना था, सॉरी ये बताना कितने रुपए खर्च करता होगा वो प्रारंभिक। एलिगेशन से भी हो जाएगा, वैसे लॉजिक से। बिल्कुल एलिगेशन से भी हो जाएगा, लॉजिक से भी हो जाएगा। एलिगेशन से करो। एलिगेशन से बताऊं भाई, हमने मान लिया देखो 35 छात्र थे, कितने छात्र थे, 35 छात्र थे, और उसमें क्या था, संख्या बाद में 7 बढ़ गई थी, तो 7 बढ़ गई थी, ठीक है, टोटल 42 हो गए होंगे। उसने कहा 35 छात्रों का एवरेज कितना है, हमने मान लिया x है, और उसने कहा प्रतिदिन का जो खर्चा है वो 42 रुपए बढ़ गया, जिससे जो है औसत खर्च जो है वो 1 रुपए बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो 1 रुपए कम हो गया, सॉरी, ये जो 7 व्यक्ति हैं ये 42 रुपए खर्च कर रहे होंगे, है ना, तो इनका एवरेज कितना हो गया, 6, और सभी का औसत कितना हो गया, औसत 1 रुपए, औसत जो है वो 1 रुपए कम हो गया था, सभी का औसत हो गया x-1। ठीक है, अब यहाँ एलिगेट कर लो, कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या है, देखो आप हम यहाँ थोड़ा सा डायरेक्टली कर सकते हो, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, जब 1 यूनिट 7 के बराबर है तो मैं यहाँ ऐसा कह सकता हूं कि 7 यूनिट 1 के बराबर है, तो 5 यहाँ 5 यूनिट 5 यूनिट आएगा भाई, 1 7 7 तो 5 7 35, है ना, तो यहाँ 5 आएगा। अब इसमें से इसको घटाया था, तो यहाँ x-1 में से x को घटाया गया होगा, x-1 में से 6 को घटाया गया होगा, तो आंसर 5 आया होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 5 12। तो x क्या था, पहले वाला एवरेज, तो x जब पहले वाला एवरेज था और हमसे पूछा प्रारंभिक खर्च कितना है, तो 35 छात्र थे, 35 छात्रों का जो एवरेज था वो x था, तो 35 छात्रों का टोटल कितना होगा, 35x रुपए होगा, और x की जगह 12 रख दो, 12 पंजे 60, 12 थे 36 और 6 42, तो 420 रुपए खर्च किए होंगे उन सभी छात्रों ने पहले स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बताओ समझ में आया। कर सकते हैं, इसे मान के कैसे करेंगे, अच्छा वैसे करने दो, योग निकाल कर, चलो बताता हूं। देखो मान लिया 35 छात्र थे, तो 35 छात्रों का जो एवरेज था वो x था, तो 35 का टोटल कितना हो गया, 35x। फिर उसमें 7 छात्र और आ गए, तो 35 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 42 छात्र हो गए। अब तो अब पहले वो 35x रुपए खर्च कर रहे थे, और ये जो 7 बच्चे बढ़े हैं ये 42 रुपए लेकर आए हैं। ठीक है, 42 रुपए खर्च किए इन्होंने, तो प्लस 42 इतने रुपए खर्च कर लिए इन्होंने 42 के 42 बच्चों ने, और अब जो औसत वो 1 रन कम हो गया, 1 रुपए कम हो गया, तो 42 बच्चों का जो एवरेज है वो पहले x था, तो अब x-1 हो गया होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 42। ये भी सभी के टोटल रुपए हैं, ये भी सभी के टोटल रुपए, बराबर कर दो।
तो 35x प्लस 42 बराबर 42x माइनस 42। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 42 माइनस 35 कितना हुआ 7x बराबर 42 दूनी 84 और x बराबर कितना आया 12 और x बराबर 12 आया। तो पहले कितने रुपए खर्च करे, ये तो करे थे 35x, तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। बताओ समझ आया? चलो नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, ज्यादा नहीं है। 39 है, मतलब कि 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं। 9 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का औसत 35 है। तो छठी संख्या बतानी है ना, हो जाएगा, कर सकते हो, है ना, आसानी से। 9 का योग निकाल लो, 5 का योग निकाल लो, 3 का योग निकाल लो, जोड़ घटा कर दो, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप लोग कर सकते हो। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं होगा तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्वेश्चन का नंबर डालेगा 29, जिससे कि आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7906526096। आप लोग यहाँ पर भी व्हाट्सएप पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, या कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत इतना, तो अंतिम 8 का औसत इतना, तो 8वीं संख्या बताओ, हो जाना चाहिए, है ना। चलो इसको भी आप लोग करेंगे। नेक्स्ट, 20 संख्याओं का औसत 75 है, बाद में पता चला, हाँ ये देख लो, ठीक है। ठीक है, उसने कहा 20 संख्याओं का औसत 75 है, तो देखो 20 संख्याओं का औसत 75 है, 75 है। अब उसने कहा 97 को 79 पढ़ लिया गया, भाई जो संख्या थी वो 97 थी, लेकिन गलती से हमने क्या पढ़ लिया, उसे 79 पढ़ लिया। तो कम पढ़ा है ज्यादा? कम पढ़ा। कितना कम पढ़ा? 17 9 8 और 8 7 1, 18 कम पढ़ा या 18 कम लिखा। जब 18 कम लिखा है, सही करने के लिए क्या करोगे? सही करने के लिए क्या करोगे? जोड़ोगे। सही करने के लिए जोड़ोगे, जोड़ोगे तो औसत तो बढ़ेगा, 75 प्लस हो जाएगा। अब ये 18 कम होगा और संख्याएं कितनी है 20, तो ये 20 में ही तो बटेगा ये, तो 20 का मतलब है 0.9, तो 0.9 जो हमारा औसत है वो बढ़ जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा 75.9 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। बताओ समझ आया? ना योग निकालने की जरूरत है ना भाग करने की जरूरत है। समझ में आया मैंने क्या बताया? भाई 20 संख्याओं का औसत 75 था, हमने लिख दिया 75। अब संख्याएं तो 20 की 20 ही हैं, बस एक संख्या 97 को 79 पढ़ लिया, मतलब 18 कम पढ़ा। 18 अगर कम पढ़ा तो सही करने के लिए 18 जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे या कुछ भी जोड़ोगे तो औसत बढ़ जाएगा, बढ़ गया। और 18 जो है, जो योग है वो 18 का जो योग है वो 20 संख्याओं में तो बटेगा, तो हमने इसी का औसत निकाल लिया जितना बढ़ा है, तो 0.9 आया, 0.9 जोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 पाया गया, गलतियों को दूर करने के बाद 100 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए 90 अंक को 60 करना पड़ा। हाँ, जिससे नया औसत घटकर 45 हो गया, तो छात्रों की संख्या बतानी है कितनी होगी। देखो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 50 अंकों का जो औसत है वो 50 पाया गया। मान लो एक्स स्टूडेंट है ना, एक्स स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 50 है, तो सभी का सम कितना होगा 50x। अब उसने कहा गलतियां दूर करी, गलतियां दूर करने के बाद 100 छात्रों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए 90 की जगह में 60 करना पड़ा, तो 90 की जगह 60 करना पड़ा, मतलब 30 की कमी हो गई। तो 100 छात्रों में जब 30 की कमी हो गई, अंक मतलब 100 छात्रों में 30 की कमी हो गई, मतलब 3000 अंक कम हो गए होंगे, तो सही योग होगा वो 3000 कमी तो होगा, इसमें सही योग 3000 कम होगा फिर, और नया औसत जो है वो घटकर 45 हो गया। अब संख्याएं, छात्र तो x के x ही हैं, तो मैं अगर औसत निकालूं तो कितना हो जाएगा 50x माइनस 3000 बटे संख्या, इतना औसत होगा योग बटे संख्या। जबकि औसत कितना बताया उसने 45 हो गया, तो बराबर 45 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x यानी यहाँ से 5x बराबर कितना आ जाएगा 3000,
और x बराबर कितना आ जाएगा 600। और x क्या मान रखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो है ना, छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी। देखो नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देना, है ना। बेसिक तरीका तो यही है। बाकी मैंने करके तो देखा तो नहीं है, मैं बता सकता हूँ उसे। और भाई 50 पाया गया था औसत, और 3000 कम होने से, भाई ये 3000 ही तो कम हुआ। 3000 कम होने से औसत जो है वो 50 से 45 हो गया 36, 50, 50 भाई। बराबर 3000। हाँ, एक्स छोड़ो, अब जब एक्स नहीं मान रहे, तो जो 3000 की कमी हुई है ना भाई, 90 से औसत जो है वो 60 हो गया। तो मतलब इन 100 छात्रों का जो टोटल है वो 3000 अंक कम हो गया। तो इन 3000 अंक कम होने की वजह से तो औसत घटा। अब जो औसत है वो कितना घटा, 5 घटा। तो एक स्टूडेंट पे 5 घटा होगा, तो ये कितने पे घटा होगा, 600 स्टूडेंट पे घटा होगा, सही बात है ना। औसत का मतलब प्रत्येक होता है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये करो। ठीक है, 42 पारियों का जो औसत है वो 30 रन है। उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच अंतर है 100। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों का जो औसत है वो 28 हो जाता है ना। अगर हम डायरेक्ट करें तो 42 पारियों का औसत था पहले 30, ठीक है। कितनी पारियां थी, 42 पारी, औसत था कितना 30। दो पारियां हटा दी तो कितनी पारियां बची, 40। तो 40 पारियों का औसत कितना हो गया, 28। ठीक है, हाँ। तो अगर हम 42 की टोटल निकाल दें तो गुणा 42 कितना हो जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1260। 40 से मल्टीप्लाई कर दूं 11। तो जो दो पारियों के रन है, दो पारियों का टोटल कितना बना, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। कितना बचा, 40, 140, 140, ठीक है। अब दो पारियों का टोटल 140 है। उसने कहा इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों का औसत जो है 28 हो जाता है, तो अधिकतम रन बताना है। और उसमें कहा उनके बीच जो अंतर है ना, अधिकतम पारी और मतलब न्यूनतम पारी का जो अंतर है वो 100 है। तो मैंने कहा अधिकतम पारी मैक्सिमम और मिनिमम, इनका जो योग है वो 140 है। और मैक्सिमम माइनस मिनिमम का कितना है, अंतर कितना है, 100 रन। क्या पूछा है, अधिकतम रन। तो अधिकतम रन के लिए जोड़ दो दोनों को, तो मैक्स 2 मैक्स कितना बन जाएगा, 240। 240 बटे 2 कितना आ जाएगा, 120। तो मैक्सिमम रन कितने होंगे उसके, 120 होंगे। ये बताओ समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि ए बी सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। ठीक है, टाइम लगाओ थोड़ा सा, 10-20 सेकंड दो, इसे आप लोग करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। देखो उसने कहा ए बी सी का औसत m है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कितना होगा, m होगा। या a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 3m। अगर मैं स्क्वायर कर लूं, क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लेता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m स्क्वायर। और इसका मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 है। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 9m स्क्वायर। ठीक है, अब 9m स्क्वायर हो जाएगा, और इनका औसत पूछा, तो औसत कितना होगा इनका, बाई 3 तो होगा। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज कितना हो जाएगा, 3m स्क्वायर। तो जाएगा बी ऑप्शन। समझ आया।
चलिए नेक्स्ट, ये होमवर्क है आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर है, ये PYQ है और ये होमवर्क है आपके लिए। इसको आप लोग करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 35 है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का। नेक्स्ट है ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको भी आप लोग घर से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, घर से करके लाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं और कल मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। और कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ लेते हैं रेशियो, क्योंकि देखो ऐसा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हर जगह काम आएगा। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे, आप देख रहे होंगे रेशियो की कंडीशन अप्लाई हो रही होंगी, तो क्यों ना हम पहले रेशियो की कंडीशन ही पढ़ लें। तो कल जो आपका टॉपिक होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, यानी अनुपात और समानुपात होगा, ठीक है। और देखो अभी होली की छुट्टी आने वाली है, तो हम छुट्टी नहीं करेंगे, एक दिन की छुट्टी कर सकते हैं मैक्सिमम, वरना क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है इसलिए हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का थोड़ा दायित्व बनता है कि आप लोग भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।